हेलो बच्चों, वेलकम टू सिग्मा ई लर्निंग सेंटर। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। हालांकि आपके एनसीईआरटी में ये टॉपिक्स नहीं दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे इनको करने वाले हैं। इसके बाद आपका वेन डिग्राफ जनरेटर बचेगा, उसको हम फिर किसी लेक्चर में करेंगे। तो अभी के लेक्चर में हम स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं कुछ पुराने रिवीजन के साथ। तो बेटा स्फेरिकल कैपेसिटर हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ने से पहले अगर मैं आपको एक केस याद दिलाऊं, तो हमने एक केस पढ़ा हुआ है आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। तो बेटा आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है? जहां पे सिर्फ एक स्फीयर होता है और वो कितना चार्ज कैरी कर सकता है, मतलब कि उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, उसका फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं, तो बेटा इस टाइप का एक स्फेरिकल कंडक्टर होता था और उसके ऊपर हम प्लस क्यू चार्ज देते थे। टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो होता था वो कितना होता था? प्लस क्यू। तो वो प्लस क्यू क्या होता था बेटा? वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था सरफेस पे, क्योंकि आपको पता है कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, आप उसको कोई भी चार्ज दोगे तो वो उसकी सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हो जाता था बेटा ऐसे। और ये जो टोटल चार्ज है बेटा, टोटल चार्ज, इसकी वैल्यू क्या है? क्यू, कैपिटल क्यू हम लिख रहे हैं। अब बेटा कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके हिसाब से हम कंडक्टर की बॉडी पे जो चार्ज है, उसकी सरफेस पे जो चार्ज है, अगर कंडक्टर स्फेरिकल है तो उस केस में हम इस सारे चार्ज को उस कंडक्टर के सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं। दैट मीन्स कि इसकी जगह हम एक ऐसा चार्ज अज्यूम कर सकते हैं जहां पर सारा चार्ज कैपिटल क्यू जो है ये सेंटर ओ पे सिचुएटेड है। अब इस केस में बेटा अगर चार्ज सेंटर पे आप अज्यूम कर रहे हो, तो इस बॉडी के अंदर जहां तक इसकी सरफेस है, इसके अंदर भी पोटेंशियल जनरेट होगा। तो वो पोटेंशियल के लिए बेटा आप क्या फॉर्मूला लगाए थे? आप लगाए थे V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट ही रहता है, इंटू कैपिटल Q अपॉन R। R क्या है? इस स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस है और ये एक सिंगल स्फीयर है, अभी हम आइसोलेटेड की बात कर रहे हैं। तब बेटा आपको यहां से निकल के आया था पोटेंशियल की वैल्यू V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। और आपको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता था कि ये क्यू बाई वी होता है। तो इस आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की अगर आपको कैपेसिटेंस निकालनी होती थी तो वो क्या निकल के आती थी? वो निकल के आती थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये तो हो गई बेटा नॉर्मल आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर की बात। लेकिन बेटा जब हम एक स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करते हैं, तो एक स्फेरिकल कैपेसिटर जो होता है वो दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स से मिलकर बना होता है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब बेटा दोनों का जो सेंटर होता है, सेंटर वो सेम होता है और रेडियस अलग अलग होती है। तो सपोज करो ये जो ब्लू लाइन से मैंने बनाया हुआ है, ये तुम्हारा छोटा वाला स्फेरिकल सेल है, तो इसकी रेडियस को हम ए मान ले रहे हैं। आप अपने हिसाब से R1 R2 भी मान सकते हो, ठीक है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो बड़ा वाला येलो कलर से मैंने दिखाया है, ये बड़ी वाली स्फेरिकल सेल है। तो बेटा इसकी जो रेडियस है इसको आप बी मान लो, या आप R2 भी मान सकते हो, स्मॉल आर कैपिटल आर करके भी कर सकते हो, कुछ भी मान सकते हो अपने हिसाब से। अब बेटा देखो, मान लो कि इस पे आपने पॉजिटिव चार्ज क्यू दिया है प्लस का। अब ये प्लस क्यू चार्ज क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरी सरफेस पे इक्वली। और निगेटिव सरफेस पे बेटा आपने माइनस क्यू चार्ज दिया हुआ है, तो वो भी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब बेटा देखो कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप शील्डिंग इफेक्ट में पढ़े थे, कि कंडक्टर के बाहर जो भी चार्ज हो उसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। अगर हम इसको स्फेरिकल सेल 1 बोलें और इसे स्फेरिकल सेल 2 बोलें, उस केस में बेटा देखो ये कंडक्टर के बाहर माइनस चार्ज है, स्फेरिकल सेल 2 के बाहर माइनस चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगी? जीरो। तो हम क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू जीरो। अगर हम एक रैंडम रेडियस R माने तब R इज लेस देन A। मतलब जब भी रेडियस स्फेरिकल सेल जो है इसकी रेडियस इस छोटे वाले स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस से कम होगी तो जीरो होगा, क्योंकि आप जानते हो किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है। अब बेटा बड़े वाले स्फेरिकल सेल की वजह से, ये जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं, देखो बेटा E इज इक्वल टू जीरो की हम बात कर रहे हैं जब R इज लेस देन B। मतलब जो रेडियस है, आर्बिट्री कोई भी सर्किल हम अगर मान रहे हैं, उसकी रेडियस अगर B से छोटी है, लेकिन ये किस चार्ज के लिए? मतलब प्लस क्यू चार्ज की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। यानी कि जो बेटा जो ये रीजन है, ये इसमें प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो। जो अंदर वाला रीजन है इसमें माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी?
जीरो। ठीक है बेटा, लेकिन ये बेटा निगेटिव चार्ज जो है इसकी वजह से इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि बेटा निगेटिव चार्ज है ना अंदर, और आपको गॉस लॉ से पता है अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो किसकी वजह से होगा, चार्ज इनक्लोज की वजह से होगा। तो अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है, माइनस क्यू। मतलब जो ये जो छोटा वाला स्फेरिकल सेल है जिसको हम स्फेरिकल सेल 2 का नाम दे रहे हैं, इसके अंदर तो चार्ज जीरो है लेकिन इसकी सरफेस पे चार्ज है, और उस चार्ज की वजह से इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में होगी स्फेरिकल सेल 1 और 2 के बीच में, वो किसकी वजह से होगी, माइनस क्यू चार्ज की वजह से होगी। ठीक है, आओ अगले पेज पे समझते हैं। अब बेटा अब आप ऐसे देख लो इसको, इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी बेटा, ऑब्वियसली टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगा। अब हम बाहर वाले पॉजिटिव चार्ज को लिखें या ना लिखें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इस निगेटिव चार्ज की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ये सेंटर था आपका, यहाँ मैं बनाना भूल गया था। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस निगेटिव चार्ज माइनस क्यू की वजह से है इस रीजन में, जो स्फेरिकल सेल 1 और स्फेरिकल सेल 2 के बीच का रीजन है, उसी में है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बेटा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको अगर हम ई से डिनोट करें, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये किसकी वजह से है, ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसकी वजह से है, माइनस का जो चार्ज क्यू है उसकी वजह से है। अब बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक फैली हुई है, देखो इसकी सरफेस पे चार्ज है यहां से लेके इसकी जो इनर सरफेस है, यानी कि R इज इक्वल टू ए से लेके R इज इक्वल टू बी तक फैली हुई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटा आपको पता है कि अगर आपको इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो आपको गॉस का लॉ लगाना पड़ेगा, और गॉस का लॉ क्या बोलता है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जहां पे ये जो ds होता है ये किसी भी गॉसियन सरफेस का एक आर्बिट्ररी पार्ट होता है। तो हमने यहाँ व्हाइट कलर से बेटा, इस व्हाइट कलर से एक गॉसियन सरफेस बनाई है जिसकी रेडियस को बेटा हम कंसीडर कर रहे हैं स्मॉल आर, स्मॉल आर। ठीक है, तो बेटा अगर ये एक स्फीयर है बेटा, उस केस में इसका एरिया क्या होगा बेटा, टोटल एरिया इस गॉसियन सरफेस का, इस गॉसियन सरफेस का बेटा टोटल एरिया जो हो जाएगा, जिसको आप इंटीग्रेशन ऑफ ds बोलोगे या टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर बोलोगे, वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब आर की जो वैल्यू है बेटा वो वेरी कर रही है ए से बी तक, तो अभी आपको इतनी चीज क्लियर है। ओके, तो आप क्या लिख सकते हो, E इंटू ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी देखो इंटीग्रेशन था, ये इंटीग्रेशन यहां गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंटीग्रेट होगी नहीं, सिर्फ ये जो छोटा छोटा एलिमेंट्री सरफेस एरिया है यही इंटीग्रेट होके पूरी प्रॉपर सरफेस बनाएगा। तो उस पूरी प्रॉपर सरफेस का जो एरिया है हमने मान लिया, सपोज करो ये ds था, ऐसे छोटे छोटे ds सारे इंटीग्रेट होके क्या बनाते, गॉसियन सरफेस बनाते, और गॉसियन सरफेस का एरिया क्या होता, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर रेडियस है तो वो हमने लिख दिया है। तो यहां से आपको बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल जाएगी, Q enclosed upon 4 pi r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये ए की वैल्यू यहां चली जाएगी। ठीक है, अब इसको आप अच्छे से क्या लिख सकते हो, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q enclosed अपॉन r स्क्वायर, जहां पे r क्या है, ये जो हमने गॉसियन सरफेस मानी है इसकी रेडियस है, और इसकी वैल्यू वेरिएबल है जिसको अभी हम आगे देखने वाले हैं। अब बेटा आपको एक बात पता है, अगर कैपेसिटेंस निकालना है तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए Q और आपको चाहिए V, और बेटा हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो V निकालने के लिए बेटा हम क्या कर सकते हैं, V निकालने के लिए बेटा हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, वेक्टर E डॉट वेक्टर dr, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब बेटा देखो एक बार फिर से पीछे वाले फिगर पे चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है बेटा, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ, या आप बोल सकते हो टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज। लेकिन बेटा जब आप रेडियस वेक्टर को देखोगे तो आप ए से बी की तरफ बढ़ रहे हो, गॉसियन सरफेस को आप बढ़ा रहे हो ए से बी की तरफ, मतलब डी आर की डायरेक्शन और वेक्टर ई की डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट है, मतलब इनके बीच का थीटा क्या होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा। ओके, तो अब बेटा हम इसको ओपन कर दे रहे हैं थोड़ा सा, ये माइनस है, इंटीग्रेशन ऐसे ही रहेगा, ये डॉट प्रोडक्ट है, अब ये आ गया मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, ई डी आर कॉस 180 डिग्री। और रीजन में आप क्या लिखोगे, रीजन में आप लिखोगे सिंस द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड रेडियस वेक्टर या डायरेक्शन वेक्टर जो है वो अपोजिट है एक दूसरे के। अब बेटा रीजन में आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सिंस द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड रेडियस वेक्टर
इज 180 डिग्री। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, पैरेलल होती तो 0 डिग्री होता, अपोजिट है तो 180 डिग्री बनेगा। तो बन गया cos 180 डिग्री की वैल्यू बेटा -1 होती है, तो माइनस यहां से बाहर आएगा और इस माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ई डी आर। ओके, अब हम ई की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ई की वैल्यू क्या है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनक्लोज्ड अपॉन आर स्क्वायर डी आर। अब बेटा जो आर की वैल्यू है वो आप कहां से कहां तक एक्सटेंड कराए हो, ए से लेके बी तक। अब बेटा जब आप आर को ए से बी तक बढ़ाओगे तो आपको वो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा जो दोनों स्फेरिकल सेल्स के बीच में है। ओके, और हमें यही तो चाहिए, दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम कर देते हैं भैया इंटीग्रेशन। v इज इक्वल टू, देखो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो होता है कांस्टेंट, ये निकल आया बाहर। साथ में जो q इनक्लोज्ड है ये भी हो गया कांस्टेंट, यहाँ पे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब a से b 1/r² dr। अब अगर आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। अभी के लिए इस पूरे को अगर मैं कांस्टेंट के ले लूं, अगले स्टेप में वैल्यू लिख दूंगा, और अगर आपको स्कूल में करना होगा तो आप पूरा लिखेंगे। मैं इसको अभी के लिए कांस्टेंट मान लिया हूं पूरे को। तब देखो क्या हो जाएगा, -1/r, और लिमिट रनिंग फ्रॉम ए टू बी। अब इस केस में क्या आएगा बेटा, के, और ये क्या हो जाएगा, -1/b अपर लिमिट माइनस माइनस का 1/a। यानी कि आपको v की वैल्यू क्या मिल गई बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q एनक्लोज्ड, जो हमने माना हुआ है। अब ये q इनक्लोज्ड लिखो या q लिखो कोई मतलब नहीं है उसका, q इनक्लोज्ड मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ था, ठीक है। और यहां से आपको मिल जाएगा 1/a माइनस 1/b। अब इसको बेटा आप और सॉल्व करोगे फर्दर तो क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनक्लोज्ड b माइनस a अपॉन ए बी। एलसीएम ले लो, मिल जाएगा ये, ठीक है। अब बेटा c आपको क्या पता है, c इज इक्वल टू q अपॉन v, और q क्या है बेटा यहाँ पे आपके पास टोटल, q इनक्लोज्ड है, तो q इनक्लोज्ड अपॉन v। अब c की वैल्यू आपको निकालनी है, तो यहाँ पे आप q इनक्लोज्ड लिख दो, यहाँ पे आप लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनक्लोज्ड, और यहाँ पे b माइनस a अपॉन ए बी। क्यू इनक्लोज्ड से क्यू इनक्लोज्ड कैंसिल हो गया, तो c की वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये ए बी भी जो है बेटा ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर में है, तो ये ए बी अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, b माइनस a। तो बेटा c की वैल्यू क्या आ गई स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन b माइनस a, जहां पे a क्या है, रेडियस ऑफ इनर सेल, और b क्या है, रेडियस ऑफ आउटर स्फेरिकल सेल, दोनों, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। तो ये हो गया बेटा आपका कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। अब बेटा हम चलते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की तरफ। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी बेटा इसी की तरह सिमिलर होगा, बस यहाँ दो स्फेरिकल सेल थे, वहां पे हम दो हॉलो सिलेंडर कंसीडर करेंगे। ओके, तो बेटा ये रहा फिगर। मान लो बेटा ये अंदर वाला हॉलो स्फीयर है, ठीक है, और ये बाहर वाला हॉलो स्फीयर है। दिख रहा है कोई दिक्कत, फिगर ध्यान से देख लो, ये बाहर का हॉलो स्फीयर और ये अंदर वाला हॉलो स्फीयर। अब बेटा होगा क्या कि इस पे मान लो आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है, तो अंदर वाले सिलेंडर पे आपने नेगेटिव चार्ज दे दिया इसके सरफेस पे। अब बेटा हुआ क्या कि ये जो बड़ा वाला सर्किल है आपका, इसकी रेडियस हमने मान ली है b, और ये जो छोटा वाला है, ये आई होप आपको दिख रहा होगा, इसकी रेडियस हमने मानी हुई है a। तो बेटा हो क्या रहा है कि ये जो सिलेंडर है इसकी जो लेंथ है ये कैपिटल L है, और L जो है वो बहुत बड़ा है a या फिर b से। लेंथ की वजह से बेटा फ्लक्स में जो चेंज होगा उसके कंपैरिजन में इन सर्किल्स से जो फ्लक्स का चेंज होगा वो बहुत ही मिनिमम होगा, क्योंकि लेंथ बहुत ज्यादा है तो इनको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। हमारा मेन फोकस क्या है, सरफेस टू सरफेस कैलकुलेशन करना। अब बेटा फिर से देखो, ये दोनों कंडक्टर हैं, दोनों कोएक्सियल हैं। कोएक्सियल होने का मतलब समझते हो कि दो सिलेंडर्स जिनकी एक्सिस जो है वो कॉमन है, मतलब कि एक्सिस सेम है, दोनों सिलेंडर की जो रेडियस है वो अलग अलग है, और उनकी जो लेंथ है वो भी आप अलग रख सकते हो या नहीं रख सकते हो, वो आपका मर्जी है। यहाँ पे हमने दोनों का लेंथ जो है इक्वल माना हुआ है L। अब बेटा फिर से ये कंडक्टर है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नहीं होगी। E इज इक्वल टू 0 ड्यू टू प्लस क्यू इनसाइड, इनसाइड तो 0 हो गई बेटा।
और ये जो माइनस क्यू चार्ज है टोटल, इसकी वजह से भी अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर के रीजन में, वो क्या होगी, जीरो, ई इज इक्वल टू जीरो ड्यू टू माइनस क्यू इनसाइड। अब अगर हम इसको सिलेंडर वन का नाम दे दें ताकि कंफ्यूजन ना हो, इनसाइड मतलब ये जो छोटा वाला सिलेंडर है इसको हम सिलेंडर वन बोल रहे हैं, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी जीरो होगी, क्योंकि कंडक्टर के अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है। अब ऐसे केस में बेटा आपको जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो किसकी वजह से मिलेगी, ये जो माइनस चार्ज है छोटे वाले सिलेंडर पे, अंदर वाले सिलेंडर पे, इसकी वजह से। अब बेटा ये जो चार्ज माइनस क्यू है, ये बेटा कहाँ फैला होगा, ये कहीं तो फैला होगा ना, ये बेटा इसकी लेंथ पे फैला होगा, सिलेंडर की लेंथ पे। तो हम लेंथ वाली चार्ज डेंसिटी निकाल लें, तो बेटा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी बेटा लैम्डा आएगा माइनस क्यू बाई एल, यानी कि इस सरफेस पे, बाहर वाली सरफेस पे प्लस लैम्डा, अंदर वाली सरफेस पे माइनस लैम्डा। माइनस लैम्डा क्या इंडिकेट कर रहा है कि माइनस चार्ज की डेंसिटी है, और यहाँ पे लैम्डा प्लस है मतलब पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी है। अब इस फिगर को एक बार क्लीन करके फिर से बनाते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, हमने पूरा जो आपको केस था वो समझा दिया, तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो इसी लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से है, ठीक है। अब इसकी वजह से बेटा अगर हमको ये निकालना है कि इन दोनों सिलेंडर के बीच में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, हम एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर रहे हैं, और ये गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर के फॉर्म में है जो कि इन दोनों सिलेंडर के कोएक्सियल है, मतलब इसकी भी एक्सिस सेम है, जिसको हमने यहाँ व्हाइट कलर से ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। और बेटा अगर आप यहाँ पे जाओगे तो ये जो गॉसियन सरफेस है इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस को हमने एक्सिस से आर माना हुआ है, और आर की रेंज क्या है बेटा, आर की रेंज है, ठीक है, मतलब इसकी सरफेस से लेके इसकी सरफेस तक, इसकी सरफेस पे आर इज इक्वल टू ए, क्योंकि हमने छोटे सिलेंडर की रेडियस को ए माना हुआ है और बड़े सिलेंडर की रेडियस को बी माना हुआ है। तो ये जो गॉसियन सरफेस है इसको आप इस छोटे सिलेंडर की सरफेस से लेके बड़े सिलेंडर की सरफेस तक अज्यूम कर सकते हो, तो ये आर की रेंज हो गई, ठीक है बेटा। तो बेटा अगर आपको एक सिलेंडर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती थी तो आप कैसे निकालते थे, आप निकालते थे ई इंटू टू पाई आर एल, क्योंकि लेंथ एल है, आर जो है आर्बिट्ररी रेडियस है, और ये किसके बराबर होता था बेटा, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, और टोटल चार्ज इनक्लोज्ड जो है वो कितना है, माइनस क्यू है। अभी अगर आप सिर्फ कैपेसिटर के चार्ज से मतलब रखो बेटा, कैपेसिटर की जो प्लेट्स पे चार्ज होता है प्लस क्यू या माइनस क्यू, तो अगर आपको पूछा जाए कि कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, नेट चार्ज तो जीरो होता है, बट चार्ज ऑन कैपेसिटर अगर ये पूछा जाता है तो आप क्यू बोलते हो, फिर वो आउटर प्लेट पे प्लस है या माइनस है वो अपने आप केस के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होगा बेटा, क्यू होगा, और क्यू किसके बराबर होगा, लैम्डा इंटू एल, क्योंकि लैम्डा क्या है, क्यू बाई एल, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है, लैम्डा, तो लैम्डा इंटू लेंथ कर दोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से बेटा ई क्या निकल के आएगा, ई निकल के आएगा लैम्डा एल अपॉन टू पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल हो जाएगा और ई की वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटा, ई की वैल्यू निकल के आएगी लैम्डा अपॉन टू पाई आर एप्सिलॉन नॉट। यहां तक कोई दिक्कत। अब बेटा देखो, फिर से दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, इनका इंटीग्रेशन, यही करेंगे। और फिर से बेटा देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो निगेटिव चार्ज की वजह से है, तो उसकी डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज। लेकिन जो बेटा रेडियस वेक्टर हमने कंसीडर किया है वो हम ए से बी की तरफ लेके जा रहे हैं, ए से बी की तरफ लेके जा रहे हैं, इसकी डायरेक्शन हमेशा आउटसाइड होगी ना। तो इस वजह से इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है और एक दूसरे के लगभग पैरेलल है, तो इनकी बीच की जो डायरेक्शन होगी उसको हम 180 डिग्री अज्यूम करेंगे, जैसा कि हमने स्फेरिकल के केस में किया हुआ था। तो बेटा यहाँ पे भी आप क्या करोगे, सॉरी यहाँ पे वेक्टर रहेगा, तो आप इनका वेक्टर फॉर्म पहले ओपन करोगे, तो आप वेक्टर फॉर्म ओपन करोगे तो क्या लिखोगे, ई डी आर कॉस 180 डिग्री, और फिर से कॉस 180 डिग्री की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, और ये -1 इस -1 से मिलके प्लस हो जाएगा, तो v क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर। अब बेटा आप इनकी वैल्यू पुट कर दो, ई की वैल्यू आपने अभी क्या निकाली हुई बेटा, ई की वैल्यू आपने निकाली हुई है लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी आर। अब बेटा देखो लैम्डा टू पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, क्योंकि जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो रेडियस वेक्टर का हो रहा है, तो इसको आप निकाल लो बाहर, लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट।
और अंदर क्या बच गया, डी आर अपॉन आर। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन आप कहाँ से कहाँ तक करोगे, तो बेटा जो आपका रेडियस वेक्टर था वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, देखो यहाँ पे फिगर में, छोटे वाला ये जो आपका सिलेंडर है, इसके लिए हमने रेडियस क्या मानी है, ए, और बड़े वाले के लिए क्या मानी है, बी। यानी कि आपकी जो रेडियस है आर, वो ए से बी जा रही है, तो लिमिट क्या होगी, ए टू बी, ए टू बी। और आप लोगों में से जिनको इंटीग्रेशन पता है तो उनको पता है डी आर अपॉन आर का जो इंटीग्रेशन आता है वो आता है लॉग आर, ए टू बी। ओके, अब आप वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग बी माइनस लॉग ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में लॉग बी रखेंगे, फिर माइनस करेंगे तो लॉग ए रखेंगे। ओके, अब बेटा लॉग बी माइनस लॉग ए को आप लॉग की प्रॉपर्टी से लिख सकते हो लॉग बी बाई ए। तो ये बेटा आपका आ गया पोटेंशियल। लेकिन आपको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, Q अपॉन V। अब इसको आप यहाँ पे वैल्यू Q की क्या लिख सकते हो, Q को आप लैम्डा L लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो Q को आप लैम्डा L लिख दो, और नीचे आपको मिला हुआ है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग B बाई A। लैम्डा टू लैम्डा कैंसिल, और आपको सी क्या मिल गया, आपको सी मिल गया है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन लॉग बी बाई ए। तो ये आ गया आपका कैपेसिटी ऑफ ए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अब इसके बाद बेटा आपका वैन डे ग्राफ जनरेटर बचता है, उसको हम जब बोर्ड की सीरीज कराएंगे उसी टाइम थ्योरी और न्यूमेरिकल के फॉर्म में जो भी रहेगा उसको हम करवा देंगे वहीं पे। तो अभी के लिए इतना ही, अगले लेक्चर से हम लोग चैप्टर 2 के सारे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर कुछ एसएल अरोरा के करेंगे, फिर कुछ एससी वर्मा के क्वेश्चन करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।